हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम एनडीए 2018 फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें मैं फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले भी मैंने एनडीए 2016 फर्स्ट, 16 सेकेंड और 2017 फर्स्ट और 17 सेकेंड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए। उसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं एनडीए 2018 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ढूंढना है। आपको बोला कि एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटिंग पेंडुलम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है वो बताना है। तो आपको बोला है द मोशन रिपीट आफ्टर टाइम टी ओनली वंस। वो कह रहा है कि एक टी यहाँ पे टाइम पीरियड को बता रहा है, तो कह रहा है कि उसका मोशन रिपीट होता है एक टाइम पीरियड के बाद एक ही बार होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा है टाइम पीरियड इज द लिस्ट टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, यहाँ पे यूँ कह रहा है कि टाइम पीरियड एक वो लिस्ट टाइम होता है, उसके बाद वो जो पेंडुलम है, ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, जो अपने मोशन को खुद क्या करता है, रिपीट इटसेल्फ, वो अपने मोशन को दोबारा रिपीट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे ये पेंडुलम है, ठीक है, और ये ध्यान देना, इस पेंडुलम की क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। जब ये मोशन करता है, ध्यान देना, ऑसिलेट करता है, तो ये पहले इस डायरेक्शन में मोशन करता है, तो ये इधर जाता है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस मीन पे आता है और फिर वापस ये पेंडुलम इधर जाता है। ठीक है, तो मीन पोजीशन से इधर गया, फिर वापस मीन पे आया, फिर इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक वापस मीन पोजीशन पे आता है, तब उसका एक ऑसिलेशन पूरा होता है। और एक ऑसिलेशन में पूरा होने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और वो यूं कह रहा है कि देखो यहां से गया आएगा, तो टाइम पीरियड यहां वापस मीन पोजीशन पे आने पे इधर गया, वापस मीन पे, फिर इधर, फिर वापस मीन पे आता है, तो एक ऑसिलेशन पूरा होता है। इसमें लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। इसके बाद फिर से वो इधर जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से वही मोशन दोबारा रिपीट करता है। तो वो कह रहा है कि टाइम पीरियड कब ये दोबारा मोशन खुद से रिपीट करता है, तो एक टाइम पीरियड के बाद लिस्ट टाइम। ध्यान देना, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर सी है द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन टी वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये कह रहा है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये मोशन जो है फिर से अपने उसी टाइम इंटरवल में क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये भी सही है। जैसे पहले टी, 2t, ठीक है, 4t या 1t, 2t, 3t, इस तरह से ये वापस रिपीट करता है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे टी रिमेन द सेम ओनली फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी बात सही है। ध्यान देना, ये टाइम पीरियड जो है वो सेम होता है किसके लिए, फॉर एंगुलर, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। मतलब ये जो है बॉब यहाँ से यहाँ जाता है, तो ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, तो इधर भी थीटा होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या होता है, सेम रहता है, टाइम पीरियड सेम रहता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, उसके लिए टाइम पीरियड भी सेम होता है। तो ये बात भी सही है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बोला कि आपको यहाँ पे ये बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कीवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। वो कह रहा है उसके बारे में इनमें से 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी की जब भी बात आ रही है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर के पास 2 चीजें होती है बदलने के लिए, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है क्या, डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और क्या, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो उसके बारे में क्या, तो ये कह रहा है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, इट्स मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही होगा।
ध्यान देना, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ही चलेगा, ठीक है, उसका कोई पाथ जो है, मोशन जो है वो किस तरह से कर्व पाथ पे नहीं चलेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे यानी मोशन की डायरेक्शन चेंज करता है, ध्यान देना, कर्व पाथ पे या इस तरह से चलता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, और कर्व पाथ पे चलता है तो उसके मोशन की हर जगह हर इंस्टेंट डायरेक्शन बदलती, जबकि इसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, यानी डायरेक्शन भी एक ही रहेगी, तो उस समय वो ऑब्जेक्ट ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोला इट्स स्पीड चेंज विद टाइम, ये बात इनकरेक्ट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट पाथ पे चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो स्पीड स्ट्रेट पाथ पे चलता है, और स्ट्रेट पाथ पे चलता है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, बात बहुत ध्यान रखना, ठीक है। और जब स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी, और यहां बोला इट्स स्पीड चेंज विद टाइम, स्पीड टाइम के साथ बदल रही है, तो ये बात गलत है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था। तो आपका यहां पे राइट आंसर जो है वो यहां राइट आंसर आपका बी यहां पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर यहां पे बोला, देखो सी ऑप्शन आपको क्या बोला है, इसने बोला इट्स एक्सेलरेशन इज 0, तो इसका एक्सेलरेशन आपको 0 बोला है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान देना, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0, तो ये बात भी सही है। फिर बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, तो अब वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट आगे तो जाएगा, तो टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या लीनियरली बढ़ता जाएगा, तो ये बात भी सही है, तो इसलिए यहां पे इनकरेक्ट था बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेशन ए, ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्सेलरेशन ए है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t its velocity is v, velocity v है, the equation of its motion is v is equals to u plus at, मोशन की इक्वेशन इस तरह से दी है v is equals to u plus at से, तो आपको बोला the velocity along y axis, यानी y axis पे क्या है, वेलोसिटी है, और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, तो ग्राफ विल स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आता है इस मोशन की इक्वेशन का, तो वो ग्राफ क्या शो करता है इसमें से आपको बताना है। तो देखो मोशन का इक्वेशन जब भी हम ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल मेथड से, तो इस तरह से यहाँ पे वेलोसिटी होती है और एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, इसने भी यही कहा है वेलोसिटी वाई एक्सिस पे लेनी है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब भी ये जो मोशन की इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से हम निकालते हैं, तो इस समय जो ग्राफ होता है ना वो स्ट्रेट लाइन तो होता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑरिजिन से पास नहीं होता है, इस समय जो ग्राफ होता है, ध्यान देना, ये जो है वो यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी u होती है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी होती है, तो ये जो ग्राफ है वो ऑरिजिन से पास नहीं होता है, तो पासिंग, वो कह रहा है द ग्राफ विल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये बात गलत है। विथ एन एक्स इंटरसेप्ट u, वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी होती है, तो ये बात गलत है। वो कह रहा है विथ ग्राफ विल विथ वाई इंटरसेप्ट u, तो ये बात सही है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे होती है, ये बिल्कुल सही बात है, और हमें क्या करेक्ट इसमें से ढूंढना है, विथ स्लोप u, ये बात भी गलत है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। फिर यहाँ पे बोला है एनी एनर्जी ट्रांसफर दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस इन सम वे इज नॉट हीट, वो यूं कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताए, तो हीट देखो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, एनर्जी अलग अलग तरह की हीट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी है, वेव एनर्जी है, बहुत सारे की एनर्जी जो है वो ट्रांसफर जब होती है, तो वो यूं कह रहा है कि यहाँ पे एनी एनर्जी ट्रांसफर दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं होता, इन सम वे इज नॉट हीट, तो जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है वहां टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है, वो हीट होता है, तो ये बात क्या है, वो हीट नहीं होती है, ठीक है, वो हीट एनर्जी नहीं होती है जहां टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है वहां टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, हीट एनर्जी जब ट्रांसफर होगी तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये इन्वॉल्व नहीं होता है टेम्परेचर डिफरेंस, वो हीट नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल सही, हमें सही ढूंढना था, तो यही बात सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से ध्यान देना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अगर मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक बार मैग्नेट जब आप रखते हैं, तो वो बार मैग्नेट जो है वो इधर एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एम बी
और इधर भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो m भी एग्जर्ट करती है। तो दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स जो होता है बार मैग्नेट में, ध्यान देना, इसकी वजह से क्या होता है, ये दो फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो नेट फोर्स जो होता है ना, वो फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया, इसमें से इनर्शिया मैक्सिमम किसका होता है। तो देखिए, इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कई बार क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द, इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, आपको ऐसे ढूंढना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिया कि फोर्स, वर्क, और आपको दे दिया यहाँ पे एनर्जी, और आपको दे दिया इनर्शिया, क्या दे दिया, इनर्शिया, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो वो इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। इनर्शिया का मेजरमेंट नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो इनर्शिया जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, एक बात। दूसरा यहाँ पे ये ध्यान रखना, इनर्शिया का मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इनर्शिया के मेजरमेंट का हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है, किसका कम होता है, ये हम बता सकते हैं। तो इसका अनुमान कैसे लगाते हैं, यानी इनर्शिया का मेजरमेंट किसके हिसाब से करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के मास के हिसाब से इनर्शिया का मेजरमेंट किया जाता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे पास दो कोई ऑब्जेक्ट है, एक डस्टर है और एक मार्कर है, तो डस्टर का मास जो है वो मार्कर से ज्यादा है, तो डस्टर का जो है इनर्शिया वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, ठीक है। तो कितना ज्यादा ये आप पता नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। तो यहां पे देखो, एन एटम, अ मॉलिक्यूल, अ 1 रुपीज कॉइन और अ क्रिकेट बॉल। तो इन चारों में जो आपको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो क्रिकेट बॉल है ना, वो 1 रुपए के कॉइन से, एक मॉलिक्यूल से और एक एटम के मास से क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है, इसलिए क्रिकेट बॉल जो है उसका इनर्शिया जो है वो मैक्सिमम होगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू जूल। 1 किलोवाट आवर जो है वो जूल में कितना होता है, ये मैंने खूब बताया था ऑफलाइन क्लास में, 3.6, ध्यान देना, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट, ध्यान देना, 1 किलोवाट आवर्स किसकी यूनिट होती है, तो ये एनर्जी की यूनिट होती है, ये बात भी ध्यान रखना। ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी खूब पूछता है, सीडीएस में भी ध्यान देना, किलोवाट आवर से एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ऑप्शन को कई बार बदल के भी पूछा गया, एक बार भी आपके एग्जाम में इस तरह से आया, 36 इंटू 10⁵ जूल करके लिख दिया। यहां पे आपको क्या किया उसने, यहां पे जो है वो 5 कर दिया 10 की पावर, तो यहां पे डेसिमल हटा दिया, ये 3.6 का। तो इस तरह से भी आपसे ऑप्शन रख के पूछा गया है। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। किलोवाट आवर जो यूनिट होती है वो एनर्जी की होती है। और एक खास बात और ध्यान रखनी है, वो खास बात क्या है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है ना, 1 किलोवाट आवर्स वो 1 यूनिट के इक्वल होता है। ये 1 यूनिट क्या होती है, तो ये यूनिट जो आपके मीटर के अंदर आती है, 1 यूनिट 2 यूनिट हमने कहा, इतनी यूनिट आ गई, वो यूनिट ही है, ये एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। यानी 1 यूनिट आई मतलब 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी आपने कंज्यूम की। 2 यूनिट अगर मीटर में निकली तो 2 किलोवाट आवर्स एनर्जी आपने खर्च की है, तो ठीक है। तो ये 1 किलोवाट आवर्स, कई बार ध्यान देना, यहाँ पे ये नहीं होके 1 यूनिट भी हो सकता है एग्जाम, तो ये भी ध्यान रखना है, 1 किलोवाट आवर्स 1 यूनिट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following statement about gravitational force is not correct? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है, तो इसने बोला इट इज एक्सपीरियंस बाय ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो ये सही नहीं ढूंढना है, तो ये तो हमारे पास सही है, ठीक है। इट इज अ डोमिनेट फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिकल बॉडी, बिल्कुल सही है। इट इज ए नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ एटम, बिल्कुल सही है, ये भी सही बात है। इट इज द सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज इन अवर यूनिवर्स, तो ये बात गलत है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नॉट करेक्ट ढूंढना है। मतलब यू कह रहा है कि ये सभी पेयर्स ऑफ बॉडी के लिए सेम होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, वो G m1
m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वो अलग अलग बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कह रहा है सारी बॉडीज के लिए सेम रहेगा, नहीं, वो अलग अलग बॉडीज के मास अलग अलग होगा, तो फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेदर एन ऑब्जेक्ट विल, ये विल नहीं है, ये विल है, ठीक है। वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो किसी लिक्विड के अंदर या तो डूब जाएगा या फ्लोट करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है ये आपको बताना है। तो ये डिपेंड करता है, देखो यहां पे बोला है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, क्या बोला, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, तो नहीं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ध्यान देना पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ओनली, ओनली आ गया इसलिए गलत है, ठीक है। फिर आया डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, ये बिल्कुल सही है, ध्यान देना ये सही है, क्यों कि वो यूं कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की और लिक्विड की जो डेंसिटी अलग अलग होगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट सिंक होगा या क्या फ्लोट करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा, और लिक्विड की डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। तो दोनों के डेंसिटी में, ऑब्जेक्ट और लिक्विड की डेंसिटी में क्या होना चाहिए, डिफरेंसेस होना चाहिए, वो इससे पता चलेगा या तो सिंक होगा या फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये बात सही है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉन ओमिक, ठीक है, हाँ, ओम्स लॉ पे बेस्ड नहीं है वो, या ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो इस तरह से यहाँ पे होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, कंडक्टिंग कॉपर भी होता है, रेओस्टेट भी होता है, तो ये सेमीकंडक्टर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन अ सिंपल पेरिस्कोप वर्क्स, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जो वो सिंपल पेरिस्कोप, जिस मतलब पेरिस्कोप जो है वो उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस फिनोमिना पे, तो वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे पेरिस्कोप जो है वर्क करता है। पेरिस्कोप इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है, ध्यान देना, सबमरीन वगैरह में होता है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे है ना, इसके अंदर ये जो है प्लेन मिरर लगाए जाते हैं इस तरह से, और ये जो मिरर होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट पेरिस्कोप होता है। तो अब पनडुब्बी या सबमरीन के अंदर ध्यान देना, ऑब्जेक्ट, बाहर के ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में बनती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, तो अंदर बैठे हुए यहाँ पे लोग हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ मिरर लगे हुए हैं। मिरर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना पे काम करते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप खूब करें और खूब देखिए। मेरे वीडियो मैंने सारे 2016 से लेके फर्स्ट से लेके 2022 तक सारे वीडियो में डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपको वापस देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलते हैं। एनडीए के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आता है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देखो, एक दो क्वेश्चन के पीछे मत जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके राइट होंगे, ठीक है, तो एग्जाम में सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। अभी लास्ट टाइम एग्जाम बहुत पास में है, तो कोई भी एक आध टॉपिक नहीं हो रहा है तो अभी आप उस पर मत जाइए, अभी जितना पढ़ा आप उसको रिवीजन करिए, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये दो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर कैसे होते हैं, कई बार ऐसा भी आ सकता है, तो ये पैरेलल रखे हुए होते हैं पेरिस्कोप के अंदर, तो ये भी पूछा जा सकता है, 45 डिग्री एंगल पे होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर्स, तो यहाँ पे हमारे लिए कौन सा जो है हमारे कान, ये कह रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है हमारे कानों को सेंस करती है, तो ये वो है जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना, ऑडिएबल साउंड होती है और उसकी रेंज जो होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज के अंदर क्या होता है, 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे ह्यूमन ईयर्स के लिए कौन सी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पे इंफ्रासोनिक की बात करें, ये तो ऑडिएबल है, इंफ्रासोनिक की अगर हम बात करें, इंफ्रासोनिक, तो इंफ्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, ये भी ध्यान रखें। और अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, अल्ट्रासाउंड का होता है ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, या तो 20,000 हर्ट्ज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज बोलो या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कप इज आर करेक्ट, ठीक है। एक फ्लूइड जो है वो कप में है, वो रेस्ट में है, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड, क्या बोला? प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड, तो ये बात ध्यान देना करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड, सभी पॉइंट्स पे सेम नहीं है। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, ये बिल्कुल सही है, प्रेशर डालता है, ठीक है, और प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड, हाँ, फ्लूइड के सभी जगह पे प्रेशर एग्जिस्ट होता है, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर करने की डिवाइस इसमें से कौन सी है? तो एमीटर तो है, क्या इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है, ठीक है। बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर ये आपका जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ये पोटेंशियोमीटर जो है वो सेल का ईएमएफ मेजर करता है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल का ईएमएफ मेजर करता है। और ये जो लैक्टोमीटर है वो प्योरिटी ऑफ मिल्क की प्योरिटी को चेक करता है, ठीक है, तो ये लैक्टोमीटर काम में आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ अ बॉडी इज करेक्ट, ठीक है, किसी बॉडी के मास के बारे में कौन सी बात ठीक है? तो वो है इट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बात बिल्कुल गलत है, हमें करेक्ट ढूंढना है। किसी ऑब्जेक्ट का मास प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट का मास प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे अगर दूसरी प्लेस पे ऑब्जेक्ट को ले जाओगे तो उसका मास चेंज नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, खूब पूछा जाता है, एनडीए में कई बार क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज ए सेम एवरीवेयर, तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट का मास प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, यानी सभी जगह सेम रहता है, तो सही हमें करेक्ट ढूंढना था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर यहाँ पे बोला इट्स डिपेंड्स ऑन द शेप पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये बात भी गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अ बॉल बैलेंस ऑन अ वर्टिकल रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहां पे इस तरह से ये वर्टिकल रॉड इसके ऊपर बॉल है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ ए बॉडी इज आर करेक्ट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट के बारे में कौन सी बात ठीक है? तो देखो स्पेसिफिक हीट के बारे में क्या पहला स्टेटमेंट क्या? इट्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, ना, मास एंड शेप ऑफ द बॉडी नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमें सही ढूंढना है और यही सही है। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर, ये बात भी गलत है, तो ओनली सेकेंड करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो है वो हर मॉलिक्यूल की, ध्यान देना, जो भी सब्सटेंस है या जो भी मटेरियल है उसके हर एक मॉलिक्यूल की, सब जगह हर मॉलिक्यूल्स की, हर एटम की सेम रहती है स्पेसिफिक हीट, जितना भी पूरा मटेरियल है तो हर एक मॉलिक्यूल की सबकी सेम रहती है। तो मास पे ध्यान देना और उसके शेप पे, शेप चाहे कैसा भी हो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट होती है पर ग्राम, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर राइज टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल के लिए वो सेम रहती है, तो यहाँ पे शेप कैसा भी हो, ये इसलिए मास पे और शेप पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम बॉब, ठीक है, जो पेंडुलम मोशन करता है, वाइब्रेशन में होता है, तो उसमें उसके लिए ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? तो वो जो होता है वो पेंडुलम वाइब्रेशन करता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर,
ठीक है, इज करेक्ट। तो आपको बोला कोई भी मटेरियल मीडियम है उसका एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कौन सी बात सही है, तो एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं जनरली, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी दूसरे मटेरियल मीडियम का वो 1 से ज्यादा ही होता है, ठीक है, क्योंकि एयर का वैक्यूम का हम 1 लेते हैं, क्योंकि सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के टर्म्स में उसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे 1 से इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में निकालते हैं। तो ध्यान देना यहां पे स्पीड ऑफ लाइट अपॉन ये एयर या मीडियम में लेते हैं हम स्पीड, ठीक है, और वो मीडियम में अगर स्पीड लेंगे तो इन दोनों का रेशियो, तो यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये स्पीड कम होती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा आएगा, यानी 1 से ज्यादा ही होता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये आपको ढूंढना है। तो ठीक नहीं है, ये देखो इधर, दे कैन एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से निकलती है, ये ठीक नहीं ढूंढना है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये भी सही है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। फिर है फील्ड लाइंस बिटवीन टू पोल्स कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइन एट द एंड, तो ये बात भी आपकी क्या है, सही है। और ये बोल रहा है देयर आर नो फील्ड लाइन विद इन अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अंदर विद इन अ बार मैग्नेट कोई फील्ड लाइन नहीं होती है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वे क्लोज लूप होती है, ठीक है। तो क्लोज लूप नॉर्थ से निकलती है, साउथ को एंटर करती है, तो उसके अंदर भी होती है, क्लोज लूप होती है। देयर आर नो फील्ड लाइंस विद इन अ बार मैग्नेट, ये आपका इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट ढूंढना है, डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना, आपके एनडीए में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं या पाथ फाइंडर अगर देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन गलत है, इसलिए सही कर लेना, वीडियो को जरूर देखना, राइट आंसर देखिए, ठीक है। यहां पे राइट आंसर ये है, ओके। आपको नेट पे भी आप जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको इस तरह से वेरिएशन मिलेगा, तो यहाँ पे जरूर देखिए आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो क्लोज लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो विद इन अ बार मैग्नेट, यहाँ पे कह रहा है कि फील्ड लाइन नहीं होगी, तो फील्ड लाइन नहीं होगी तो क्लोज लूप कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप होता है, तो यहाँ पे यही इनकरेक्ट था। नेक्स्ट देखिए, टू कॉन्वेक्स लेंसेज with power of two diopter are kept in a contact with each other, the focal length of the combined lens system is, ठीक है। तो दो लेंस बिल्कुल कांटेक्ट में रखे हुए, कौन से लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उनकी पावर दोनों की दे रखी है कितनी, 2 डायोप्टर। तो आपको यहाँ पे बताना है टू कॉन्वेक्स लेंसेज विद पावर 2 डायोप्टर आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो दो कॉन्वेक्स लेंस है तो उनकी पावर 2 डायोप्टर है, तो पावर नेट पावर कितनी हो जाएगी, तो दो जब बिल्कुल पास में कांटेक्ट में रखे होते हैं तो नेट पावर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो एक की 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर कितनी हो गई, 4 डायोप्टर हो जाएगी। हमें निकालना है क्या, फोकल लेंथ, तो ध्यान देना फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ होती है पावर की रेसिप्रोकल, पावर कितनी आ गई, 4 डायोप्टर, दोनों की कंबाइन जो है पावर आ गई कितनी, 4 डायोप्टर। अब हम क्या करेंगे, 1/4, पावर कितनी आई 4, 1/4 कितना होता है 0.25, और जब भी पावर डायोप्टर में होती है तो फोकल लेंथ बाय डिफॉल्ट हमेशा मीटर में ही लेनी है, तो यहाँ पे 0.25 मीटर में आएगी, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द, थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी जो है वो डिपेंड्स करती है मास ऑफ द बॉडी ओनली मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो थर्मल कैपेसिटी होती है या हीट कैपेसिटी जो होती है उसी को थर्मल कैपेसिटी आप बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट, ध्यान देना, मास इनटू स्पेसिफिक हीट होता है, तो ये जो है वो ओनली डिपेंड करती है किस पर, मास पे डिपेंड करती है। ये सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, तो यहाँ पे मास पे ही डिपेंड करती है, तो ओनली मास पे डिपेंड करती है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज यूज इन अ फिलामेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये कौन सा फिलामेंट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में यूज होता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान देना, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है एक डिवाइस है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे यूज होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है यूजिंग लाइट,
ठीक है, लाइट का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है, तो वहां पे जो फिलामेंट यूज होता है ना, वो उसके अंदर वो होता है रुबिडियम। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो रुबिडियम यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स और वाटर वेव इज एंड आर करेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव और वाटर वेव के बारे में कौन सी बात यहाँ पे ठीक है? तो वो कह रहा है दे एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, तो वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल, ये तीनों रिफ्लेक्शन इसमें होता है। दे कैरी एनर्जी, जो भी ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर वाटर वेव है या साउंड वेव है, एनर्जी वेव हमेशा एनर्जी को ट्रांसफर करती है। तो कह रहा द कैरी एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। दे एग्जर्ट प्रेशर, ये कहता है प्रेशर को एग्जर्ट करती है, ये भी सही बात। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये बात सही नहीं है, क्योंकि साउंड वेव की अगर हम बात करें तो साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ओनली वन, तो ये गलत, ठीक है। 1 और 3 ध्यान देना, यहाँ पे 2 भी करेक्ट है इसलिए ये गलत, ये फोर्थ इनकरेक्ट है इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के बारे में कौन सी बात ठीक है? फॉर अ गिवन सब्सटेंस इज आर करेक्ट। लेटेंट हीट के बारे में कौन सी बात ठीक है, ये ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमें पता करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, क्या बोला? वो एक टेम्परेचर पे फिक्स रहती है। तो यहां पे देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये बात तो सही नहीं है, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। फिर यह कह रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम, तो ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो ये बात आपकी जो है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, दोनों पे इंडिपेंडेंट है, तो ये बात भी गलत है। और फिर बोल रहा है इट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, ये बात सही है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड्स टेम्परेचर पे करती है, क्योंकि लेटेंट हीट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट टेम्परेचर लिखा इसलिए गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट आपका करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ था, ये लास्ट क्वेश्चन देखो, 26 क्वेश्चन आए 2018 फर्स्ट के अंदर, 26 क्वेश्चन, 104 मार्क्स। ध्यान देना, फिजिक्स से इतने क्वेश्चन आते हैं, 104 मार्क्स, कट ऑफ 360 380 करीब इसके बीच में भी जाए ना, अकेले फिजिक्स से आप इतने नंबर ला सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं अगर 90 95 मार्क्स भी, 96 भी ले आते हैं तब भी बढ़िया है। एक दो क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे आपसे नहीं भी होते ना, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट टाइम के अंदर अच्छे से करना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो मैं यूं कह रहा हूं 23 24 23 22 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, या आराम से अटेम्प्ट करके आएंगे। तो आप देखो प्रीवियस ईयर आप सारे कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर है, अब देखो आप, और जितना आपने पढ़ा है उनका रिवीजन करो, और जो टॉपिक, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस करिए, उन्हीं की रिवीजन, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए आप, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ये कह रहा है लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ, ठीक है। लाइट ईयर किसके लिए मतलब किसके मेजरमेंट की यूनिट है? तो पहला ऑप्शन बोला है एज ऑफ यूनिवर्स, नहीं। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल की नहीं है। वेरी हाई टेम्परेचर, ये भी नहीं है। वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है, और लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर काम में आता है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे 2018 फर्स्ट के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताएं, मैं उसको फिर से आपको अलग से उसके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट है, उसका थ्योरी है, समझाना है तो वो और समझा देंगे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसके बाद मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 26 क्वेश्चन देखो इसमें आए। मैंने कहा 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, कई बार हो सकता है 23 24 आए हो, एक दो कम, लेकिन ये अब जो है वो ज्यादातर 25 क्वेश्चन
ठीक है 2016 उससे पहले आपके 23 24 ऐसे आते थे, लेकिन आजकल जो है अब 25 26 27 तक भी क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, जिससे क्या है कि आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फिजिक्स एनडीए में नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, जय हिंद।